हेलो एवरीवन, मासिक करंट अफेयर संग्रह के अंतर्गत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम यहाँ पर हिस्ट्री यानी इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पर घटनाक्रमों को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कला एवं संस्कृति से संबंधित भारतीय इतिहास के प्राचीन, मध्यकालीन या फिर आधुनिक भारत से संबंधित कौन कौन सी घटनाएं और किस कारण से यहाँ पर पिछले एक मंथ में यहाँ पर चर्चा का विषय रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, सारे पहलुओं को यहाँ पे नोट करते चलिएगा। टॉपिक किस विषयगत चीज़ों से हैं, किस सब टॉपिक से रिलेटेड करती हैं, तो उनको यहाँ पर जरूर आप एक रिवीजन के दृष्टिकोण से सामान्य अध्ययन के साथ इंटीग्रेट भी करते चलिएगा। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक यहाँ पर है, देखिए चार धाम यात्रा में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में एक क्वेश्चन यहाँ पर आया। देखा जाए तो ऐतिहासिक एवं धार्मिक कह सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक ये बनता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन, क्योंकि इन क्षेत्रों में काफ़ी आती है, तो उसके साथ यहाँ पे शासन प्रशासन व्यवस्था भी इसमें जुड़ जाती है। तो कह सकते हैं कई सारे विषयों का समागत है ये एक टॉपिक। इसमें देखते हैं क्या है चर्चा का विषय, क्यों कारण है और इससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि हिमालय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों की यात्रा को लेकर ये हर साल चर्चा का विषय बनते हैं, जिसे हम चार धाम यात्रा के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो इस वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की इस क्षेत्र में यहाँ पर चार धाम यात्रा के दौरान मृत्यु हुई, जिसके कारण ये यहाँ पर चर्चा का विषय बना है। बताते चलें कि अप्रैल और मई माह में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस यात्रा की शुरुआत होती है और मौसम की स्थिति के आधार पर ये नवंबर तक आपको जारी रहता है। उसके पश्चात यात्रा में देखा जाए तो काफ़ी सारी चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। पहाड़ी एरिया है, हिमस्खलन भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, बारिश के कारण समस्या और भी ज़्यादा यहाँ पर दुर्भर हो जाती है। और ट्रैकिंग इत्यादि देखा जाए तो यहाँ पर आपको शामिल हैं, और उसको करना अगर आपको देखा जाए, जब पहाड़ी क्षेत्र में आप ट्रैकिंग करते हैं तो वो एक बड़ी चुनौती आती है मौसम के कारण। थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं चार धाम यात्रा के बारे में। देखा जाए तो भारत का जो एक राज्य है उत्तराखंड राज्य में चार धाम यात्रा के संदर्भ में यहाँ पे पवित्र तीर्थस्थल स्थित हैं। इस यात्रा में हिमालय में स्थित 4 पवित्र हिंदू तीर्थस्थलों का यहाँ पर भ्रमण किया जाता है, जिसमें देखा जाए तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री ये 4 शामिल हैं। ठीक है, चार धाम यात्रा में कौन से 4 स्थल हैं? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। माना जाता है कि चार धाम यात्रा को दक्षिणावर्त दिशा में पूरा करना चाहिए, अर्थात कि स्टार्ट यहाँ पर यमुनोत्री से करके गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पे जाकर आपको खत्म करना चाहिए। तीर्थ यात्रा के समय की अगर हम बात करें तो आमतौर पर अप्रैल और मई में शुरू होती है। मौसम की स्थिति के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं नवंबर तक यहाँ पर आपको चलती है, जिसमें ट्रैकिंग से चीज़ें आपको शामिल हैं। महत्व क्या है? आर्थिक महत्व की स्थिति से भी इसको थोड़ा सा जान लीजिए। देखा जाए तो यह एक धार्मिक यात्रा है उत्तराखंड के लिए, और महत्वपूर्ण एक सांस्कृतिक पर्यटन कार्यक्रम भी देखा जाए तो एक राज्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब आपके क्षेत्र में काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आते हैं, किसी भी कारण से आते हैं, जैसे कि यात्रा हो, धार्मिक ऐतिहासिक स्थिति के आधार पर, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे एक तरीके से इसे आर्थिक पर्यटन के तौर पर देखा जाता है, और एक अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, या आर्थिक आय का एक स्रोत के तौर पर भी इसे हम अर्जित करते हैं। यह स्थानीय समुदायों के लिए महत्वपूर्ण है, रोजगार के अवसर भी साथ ही साथ प्रदान करता है और पर्यटन उद्योग को ये बढ़ावा देता है। यहाँ पर देखिए एक स्थिति है जो दिखाई गई है, ये आपको 4 धाम है और इनके संदर्भ में जो रास्ता होकर यहाँ पे गुजरता है वो भी इसमें दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे यमुनोत्री को बारकोट से होते हुए यहाँ पे हरिद्वार से प्रारंभ करके बारकोट होते हुए यमुनोत्री तक जाइए, वहाँ से फिर रिटर्न होइए। एक रास्ता यहाँ से आपको जाता है उत्तर काशी की ओर, जहाँ से आप गंगोत्री तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से उतर के नीचे आइए और यहाँ पे आप गुप्त काशी से होते हुए सोनप्रयाग होते हुए आप यहाँ पे जा सकते हैं केदारनाथ, एंड देन फिर आप रिटर्न होकर आइए यहाँ पे रुद्रप्रयाग, जोशीमठ होते हुए यहाँ पे आप बद्रीनाथ की यात्रा कर सकते हैं। तो ये एक रूट है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है आपको चार धाम यात्रा के दौरान, जो कि उत्तराखंड में आपको पड़ते हैं। आइए बात करते हैं इन धामों के बारे में, थोड़ा सा एक डिटेल लेते हैं इनके संदर्भ में। सबसे पहले देखिए यहाँ पे यमुनोत्री है पहला जो स्टार्ट हम जहाँ से करते हैं। ये आपको उत्तरकाशी जिले में यहाँ पर स्थित है। देखा जाए तो ये यमुनोत्री जो धाम है, यमुना नदी को यहाँ पर, यमुना देवी जो हम कहते हैं उनको यहाँ पे समर्पित है। साथ ही देखा जाए तो गंगा नदी के बाद यमुना नदी जो है भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी के रूप में इसको स्थान प्राप्त है। दूसरा यहाँ पे गंगोत्री धाम है, ये भी आपको जिला उत्तरकाशी में ही यहाँ पर स्थित है।
देवी गंगा को यहाँ पर यह समर्पित है और गंगा नदी जो है भारत की सबसे पवित्र नदी यहाँ पर भारत में मानी जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम के बारे में। ये आपको रुद्रप्रयाग जिले में यहाँ पर स्थित है, भगवान शिव को ये समर्पित है। देखा जाए तो मंदाकिनी नदी के तट पर आपको केदारनाथ स्थित है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव के जो दिव्य प्रतिनिधि के रूप में से यहाँ पर देखा जाए तो केदारनाथ एक हैं। उसके बाद आता है बद्रीनाथ धाम। ये आपको चमोली जिले में यहाँ पर आपको पड़ता है। ये पवित्र बद्रीनारायण मंदिर को देखा जाए तो समर्पित है भगवान शिव के विष्णु के संदर्भ में और वैष्णवों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। तो ये चार धाम यात्रा से संदर्भित यहाँ पे चारों धाम की जानकारी है। इसके बाद अगर हम देखें चार धाम परियोजना और उससे संदर्भित यहाँ पे क्या क्या चुनौतियां आपको इसमें देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे चार धाम जो परियोजना है ये भारतीय राज्य उत्तराखंड की एक प्रमुख बुनियादी ढांचा योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि चार पवित्र हिंदू स्थलों जिन्हें चार धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है, इनकी बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, जिसके माध्यम से पर्यटन में सुधार हो सके। इसमें पर्यटन जो है उत्तराखंड के पर्यटन, व्यापार, परिवहन, रोजगार के अवसरों को इससे बढ़ावा मिलेगा और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को साथ ही साथ बढ़ाना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य अभियानों को भी मजबूत करना है। किसी भी आपात स्थिति में आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों को भी सुविधाजनक बनाना है। तो चार धाम परियोजना जो यहाँ पर लागू की गई है, ये उत्तराखंड राज्य में ये चारों धाम से संबंधित इस प्रकार की प्रक्रियाएं यहाँ पर आपको इसके अंतर्गत संपादित की जाती हैं। इसके साथ साथ चार धाम यात्रा की प्रबंधन चुनौतियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कठोर मौसम स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। कहीं आपको अत्यधिक तापमान की स्थिति अर्थात ठंडे तापमान के संपर्क में आने से हाइपोथर्मिया और अन्य आपको स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। हिमालय साथ ही साथ हिमपात की स्थिति के कारण यहाँ पे तीर्थ यात्रा के जो मार्ग हैं वहां पे फिसलन की समस्या हो सकती है। परिवहन संचालन जो होता है वो भी कठिन हो जाता है। साथ ही साथ देखा जाए तो कई सारे संवेदनशील भूभाग भी यहाँ पर हैं, जैसे पर्वतीय जो क्षेत्र हैं, ये खड़ी ढलानें और उबड़ खाबड़ भूभाग आधारभूत ढांचे के विकास और इनके रखरखाव से संबंधित यहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूरस्थ स्थान हैं अर्थात चिकित्सा सुविधाएं, आपातकालीन सेवाओं, संचार नेटवर्क देखा जाए तो इन क्षेत्रों में सीमित है क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई पर स्थित हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो सीमित निकासी मार्ग हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे मार्ग बनाए जा सकते हैं, लिमिटेड एरियाज हैं। तो किसी भी आपदा और आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में दूर दराज के क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों को निकालना भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति यहां पर आपको बनी रहती है। स्वास्थ्य संबंधी यहां पर आपको खतरे हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी यहां पर देखा जाए तो आपको विद्यमान देखने को मिलती हैं। जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्या में मूल रूप से देखा जाए बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने पर तीर्थयात्रियों को चक्कर आने की समस्या होती है, मतली आना, सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कठिन ट्रैकिंग होती है अर्थात लंबी एवं कठिन पैदल यात्रा है। विशेष रूप से अधिक ऊंचाई शारीरिक थकावट और चोटों का भी एक कारण बन सकती है। अनुकूलन का भी देखा जाए तो अभाव देखने को मिलता है इन क्षेत्रों में, जहां पे तीर्थयात्रियों के लिए उच्च ऊंचाई और कठोर मौसम की स्थिति में समायोजित जो करने में वो पर्याप्त समय होता है और इस कारण से स्वास्थ्य संबंधी आपको कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। बात करें यदि इस क्षेत्र में आपदा संबंधी समस्याओं को लेकर के, तो देखिए एक तो बड़ी समस्या यहाँ पे भूस्खलन की देखने को मिलती है। भूस्खलन की बात करें तो अस्थिर ढलानों और भारी वर्षा भूस्खलन का यहाँ पे खतरा का कारण बनता है और तीर्थ यात्रा मार्ग जो होते हैं भूस्खलन के कारण जो है बाधित हो जाते हैं। आकस्मिक बाढ़ की भी स्थिति आप उत्तराखंड में कई बार देखने को मिल जाती है। कई बार बादल फटने की घटनाएं भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं और इसके कारण अचानक और तीव्र वर्षा के परिणाम स्वरूप बाढ़ आ जाती है। नदियों नालों के समीप तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पे खतरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे केदारनाथ में आपने देखा था सन 2013 में ऐसी एक बाढ़ आई थी जिसके कारण बड़ी संख्या में यहाँ पर जानमाल की आपको हानि हुई थी। इसके अलावा भूकंप के खतरे भी यहाँ पर आपको उत्तराखंड यहाँ पर भूकंप के प्रति भी संवेदनशील है। यहाँ पर देखा जाए तो भूस्खलन और आधारभूत ढांचे को यहाँ पर भूकंप और भूस्खलन से काफी नुकसान होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी सारी समस्याएं आपको इसमें बनी हुई हैं। तो ये है आपकी चारधाम यात्रा से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट। दूसरा टॉपिक यहाँ पर ऐसा ही एक और है जिसको हम जगन्नाथ यात्रा के संदर्भ से जानते हैं। आइए समझते हैं जगन्नाथ यात्रा क्या है और इससे संदर्भित जो फैक्ट हैं आपको उनके बारे में, कहाँ होती है, किस लिए यहाँ पर आपको जरूरी है, जैसे अन्य पहलुओं के साथ। जगन्नाथ यात्रा के बारे में जैसा कि आप जानते हैं आधिकारिक रूप से कहाँ आयोजित हो जाती है, किस राज्य में होती है? उड़ीसा में।
तो ये ओडिशा के पुरी में यहाँ पर शुरू होती है और यह वर्ष जो है आपको त्योहार 20 जून 2023 को शुरू हुआ और 28 जून 2023 को यहाँ पर इस वर्ष समाप्त हुआ। ठीक है, जगन्नाथ यात्रा के बारे में बात करें तो यह एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी छोटी बहन देवी सुभद्रा को यहाँ पे समर्पित है। उन तीनों के संदर्भ से यहाँ पर एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें पूरी ओडिशा में उनके घर के जो मंदिर हैं वो 3 किलोमीटर दूर देखा जाए तो एक स्थान पड़ता है गुड़िंचा में उनकी मौसी के मंदिर तक की यात्रा का एक जश्न के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। कहने का मतलब है 3 किलोमीटर की यात्रा जो जपुरी से स्टार्ट होती है और गुड़िंचा तक जाती है। गुड़िंचा में इनकी मौसी हैं रहती हैं और उनका मंदिर बेसिकली वहाँ पे बनाया गया था और वहाँ से ये जो 3 मंदिर आपको बनाए गए हैं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी छोटी बहन सुभद्रा, उनकी एक रथ यात्रा यहाँ पर आपको देखा जाए निकाली जाती है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो भी अगर हम समझ लें, कहा यह जाता है इस त्योहार के पीछे की जो किंवदंती है यानी कहानी है कि एक बार देवी सुभद्रा ने गुड़िंचा में अपनी मौसी के घर जाने की यहाँ पर इच्छा व्यक्त की थी और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र ने रथ पर उनके साथ जाने का यहाँ पे फैसला किया था और इसी घटना को लेकर इस तरह का त्योहार जो है यहाँ पर प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा है। बात करें, कहा यह भी जाता है इस मंदिर का जो निर्माण हुआ वो 12वीं शताब्दी में कराया गया। किसके द्वारा? पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोंड गंग देव के द्वारा यहाँ पर इसका निर्माण, इन मंदिरों का निर्माण कराया गया। कुछ सूत्रों का यह भी कहना है यह त्योहार प्राचीन काल से ही यहाँ पर आपको चलन में है। इसके साथ साथ इस त्योहार को रथों के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि देवताओं को लकड़ी के 3 बड़े रथों पर ले जाया जाता है और भक्तगण जो हैं इन रथों को रस्सियों से यहाँ पर खींचते हैं। यह त्योहार जो है आषाढ़ यानी कि जून जुलाई के महीने में शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन से यहाँ पर शुरू होता है और 9 दिनों तक देखा जाए तो ये चलता है। रथों की अगर हम विशेषताएं भी देख लें, रथ किस प्रकार के हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या नक्काशी है, किस तरह की बाकी जानकारी है, तो देखा जाए तो ये रूपकार सेवक जो कि कुशल कारीगर होते हैं के द्वारा रथों पर पक्षियों, पशुओं, पुष्पों, संरक्षक देवताओं की जटिल आकृतियां इसमें आपको बनाई जाती हैं। बात करते हैं जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। ये कैसा है, इसकी शैली क्या है, किस तरीके से बना है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मंदिरों की वास्तुशैली को लेकर भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो उड़ीसा राज्य में स्थित सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। इस मंदिर को हम व्हाइट पैगोडा के रूप में भी जानते हैं। किस रूप में? व्हाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। और यह 4 धाम तीर्थयात्रियों अर्थात बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वर का देखा जाए तो एक हिस्सा इसे माना जाता है। यह कलिंग वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है जो घुमावदार शिखर, जटिल नक्काशी और अलंकृत मूर्तियों की विशेषता के लिए यहाँ पर विख्यात है। इसके मंदिर परिसर में देखा जाए तो ऊंची दीवारों से पूरा मंदिर यहाँ पर घिरा हुआ है और 4 मुख्य दिशाओं की ओर देखा जाए तो यहाँ पर इसके दरवाजे जो हैं खुलते हैं। इसके साथ साथ मंदिर के 4 संरचनाएं हैं। मुख्य मंदिर में देखा जाए 4 संरचनाएं हैं। एक विमान गर्भगृह, जगमोहन सभा कक्ष, नट मंदिर, त्योहार कक्ष और भोग मंडप यानी कि प्रसाद कक्ष है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर को देखा जाए तो यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यमनिका तीर्थ कहा जाता है क्योंकि जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति यहाँ पर आपको समाप्त हो गई और इस कारण से यमनिका तीर्थ भी इसे कहा जाता है। तो ये मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मंदिर आपको चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ है। 4 आपको मंदिर हैं, विमान यहाँ पर देख सकते हैं आपको बने हुए हैं। तो ये पूरी एक विशेषता के संदर्भ से आपको इस मंदिर की जो विशेषताएं हैं वो आप यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं। चलिए अब अगला बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के संदर्भ में क्या रही विशेषता इसकी, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत मनाई गई और इस वर्ष की यहाँ पर थीम इत्यादि क्या थी वो भी इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए 21 जून को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों पहलों के साथ यहाँ पे मनाया गया। इस वर्ष देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम रखी गई थी वो था वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ठीक है, इस वर्ष की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग।
देखा जाए तो योग जो है भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालती है और एकता को यहाँ पर बढ़ावा देती है। बात करते चलें इस वर्ष की यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संदर्भ में क्या मुख्य विशेषताएं रहीं। तो सबसे ज्यादा जरूरी एक पहलू देखा जाए तो इसमें जनजातीय कारीगरों को बढ़ावा दिया गया। कैसे? तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिषद यानी कि ट्राइफेड के द्वारा विशेष रूप से आदिवासी कारीगरों के द्वारा बनाए गए योग मैट की आपूर्ति के लिए यहाँ पे आयुष मंत्रालय के साथ यहाँ पर देखा जाए सहयोग किया गया। बताते चले जो ये मैट है ये भारत की जनजातियों की विविध सांस्कृतिक विरासत का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही देखा जाए तो उनकी कहानियों, लोक कथाओं, कलात्मक परंपराओं को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। ट्राइफेड जो है ये मेदिनीपुर की मधुर मैट और मधुर काठी, मयूरभंज की सबाई घास योगा मैट और झारखंड के गोंधा घास मैट जैसे उत्पादों को यहाँ पर बढ़ावा देती है। तो इस साल प्रयुक्त हुए मैट और उस जाति कारीगरों के कार्यों को भी यहाँ पर देखा जाए तो हाईलाइटेड किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो योग का महासागर वलय जो है वो भी यहाँ पर आयोजन किया गया। इसमें भारतीय नौसेना और व्यवसाय जो व्यापारिक जहाज हैं उनकी वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु मित्र देशों के साथ बंदरगाहों, जहाजों पर योग का आयोजन किया गया जो आर्कटिक से लेके अंटार्कटिका तक यहां पर हुआ। इसमें देखा जाए तो नौसेना और बाकी यहां पर देखा जाए व्यापारिक जहाजों में आयोजन किया गया योग का, जो भी वहां पर उस समय उसमें उपस्थित थे। इसके अलावा देखा जाए तो विदेश मंत्रालय एवं आयुष मंत्रालय के बीच यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा वाले देशों और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के योग कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए समन्वय भी आपको स्थापित किया गया। आर्कटिक में देखा जाए तो हिमाद्री और अंटार्कटिका में भारतीय में आयोजित होने वाले योग सत्र चरम क्षेत्रों में योग की पहुंच को भी यहाँ पर आपको प्रदर्शित करते हैं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ पे आयोजित किए गए। योग से संदर्भित कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, राष्ट्रीय स्तर की पहलों को भी यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर एक योजनागत स्थिति, योग भारत माला और योग सागर माला। ये क्या है? तो देखिए भारत की तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, सीमा सुरक्षा बल BSF, सीमा सड़क संगठन BRO सहित भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा योग प्रदर्शन की एक श्रृंखला यहां पर बनाई गई जिसे योग भारत माला और योग सागर माला के नाम से जानते हैं। जैसे कि योग सागरमाला में INS विक्रांत के फ्लाइट डेक पर योग प्रदर्शन के साथ साथ भारतीय समुद्र तट पर यहां पर योग की सुविधा प्रदान की गई। वहीं राष्ट्रीय स्तर की पहलों की बात करें तो प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए योग का नेतृत्व करेंगे। वहीं आयुष मंत्रालय ग्रामीण स्तर पर देखें तो हर घर आंगन योग अर्थात हर घर के योग को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस वर्ष यहाँ पर प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में थे और वहां पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में योग में पार्टिसिपेट किया था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्वों को भी यहाँ पर देख लेते हैं, कब से कैसे स्टार्ट हुआ। तो वर्ष 2014 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यहाँ पर एक विचार प्रस्तावित किया गया था। आगे चलकर दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव को पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। नई दिल्ली में राजपथ पर वर्ष 2015 में पहले योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यहां पर बनाए गए कि 35,985 लोगों के साथ विश्व का सबसे बड़ा योग सत्र यहां पर मनाया गया और इसमें 84 देशों के लोगों ने यहां पर अपना पार्टिसिपेट किया था। अगले यहां पे देखिए आंध्र प्रदेश में मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की खोज की गई है। तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण खोज यहां पर जो ऐतिहासिक और पाषाण कालीन स्थितियों से यहां पर जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात ASI के पूर्व पुरातत्वविद ने मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की यहां पर खोज की। इसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जमीन के एक हिस्से को जोतते हुए एक व्यक्ति को यहां पर आपको दर्शाया गया है। यह कलाकृति आप यहां पे देख सकते हैं जो कि यहां पर खोजी गई है। ठीक है, यह तीर्थ स्थलों की स्थापत्य विशेषताओं का पता लगाने के लिए कृष्णा नदी की निचली घाटी के सर्वेक्षण के दौरान यहां पर आपको पाई गई है। इससे पहले वर्ष 2018 में पुरातत्वविदों ने गुंटूर जिले के दचेपल्ली में भी प्राकृतिक चूना पत्थर संरचनाओं पर करीब 1500 से 2000 ईसा पूर्व नवपाषाण युग के अनुमानित प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की ऐसी ही एक खोज की थी। मुख्य निष्कर्षों के संदर्भित प्राकृतिक शैलाश्रय क्या होते हैं, इनकी अपनी क्या विशेषता है, वो भी यहां पर आप जान लीजिए।
देखिए ओरवाकल में एक पहाड़ी पर एक प्राकृतिक रूप से बनी गुफाओं में दीवारों और छत पर जो चित्र पाए जाते हैं उन्हें हम यहाँ पे शैल चित्र कहते हैं। ये गुफाएं जो है प्रागैतिहासिक काल के दौरान उन मनुष्यों के आश्रय स्थल के रूप में यहाँ पर कार्य करती थीं जो उस समय देखा जाए तो यहाँ पर इस क्षेत्र में रहते थे। तो पर्टिकुलर आपको कहना का मतलब है कि ऐसे ही गुफाओं इत्यादि में यहाँ पर प्राचीन काल में लोग निवास करते थे और उस निवास के दौरान वो इस तरह की यहाँ पर चित्रकारी किया करते थे। दूसरा यहाँ पे जो मध्य पाषाण कालीन शैल चित्रों की विशेषताओं को अगर देखें तो खोजी गई अब तक 5 गुफाओं में से 2 में शैल चित्रों का यहाँ पर विशिष्ट चित्रण देखने को मिलता है, जिसमें इस युग के लोगों के द्वारा निष्पादित चित्रकला जो है उस युग की आपकी कलात्मक क्षमताओं और प्रथाओं की यहाँ पर झलक को दर्शाती है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सी कला सामग्रियां आपको पाई गई हैं वो भी इसमें देख लीजिए। कलात्मक सामग्रियों के तौर पर शैल चित्र जो है प्राकृतिक सफेद स्थितियों पे मूलतः प्रदर्शित हैं। तो प्राकृतिक सफेद, काओलिन और लाल गेरू रंग के उपयोग करके यहाँ पर इसमें बनाए जाते हैं। गेरू का मतलब होता है यहाँ पर देखा जाए मिट्टी, रेत और फेरिक ऑक्साइड से बने एक रंग द्रव्य को हम यहाँ पर गेरू कहते हैं। कालोनिनाइट जो है एक नरम मिट्टी जैसा और आमतौर पर सफेद खनिज है जो फील्डस्पार जैसे एल्युमिनियम सिलिकेट खनिजों के रासायनिक अपक्षय के द्वारा यहाँ पर उत्पादित होता है। समय के साथ देखें तो हवा और हवा के संपर्क में आने से चित्रों को काफी नुकसान हुआ है, हालांकि कुछ रेखाचित्र और रूपरेखाएं अभी भी विद्यमान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये गेरुए रंग से यहाँ पर आपको इंकित है और सफेद यहाँ पर देखा जाए तो आपको कुछ स्थिति भी आपको मिलती है। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ चित्रित दृश्य जैसे चीजें भी यहाँ पर आपको इस दौरान यहाँ पर पाई गई हैं। जैसे हम बात करें शैल चित्र जो है प्रागैतिहासिक काल के समुदायों के दैनिक जीवन के विभिन्न दृश्यों को यहाँ पे प्रदर्शित करने के रूप में इन्हें देखा जाता है। पेंटिंग जो है एक आम आदमी को अपने बाएं हाथ से एक जंगली बकरी को कुशलता से पकड़ते, उसे नियंत्रित करते हुए हुक जैसे उपकरण का उपयोग करते हुए चित्रित यहाँ पर आपको किया गया है। वैसे ही एक अन्य पेंटिंग अगर हम देखें तो उसमें 2 जोड़ों को हाथ में उठाए हुए दिखाया गया है, जबकि एक बच्चा उनके पीछे यहाँ पर आपको खड़ा है। ये सांप्रदायिक गतिविधियों या अनुष्ठानों को यहाँ पर आपको ये चित्र आई थिंक सो यहाँ पर संकेत दे रहा है। इसके अलावा कृषि पद्धतियों से संबंधित भी आपको यहाँ पर पेंटिंग्स पाई गई हैं, जैसे कि एक आदमी को हल पकड़े हुए जमीन जोतते हुए दिखाया गया है। यह चित्रण एक अर्थव्यवस्थित जीवन पद्धति का यहाँ पर आपको सुझाव देता है, जहाँ जो समुदाय है उसके सदस्य जानवर पालतू को बनाने, फसलों को के लिए संदर्भ में खेती में लगे हुए हैं और प्रारंभिक कृषि पद्धति को भी यहाँ पर आपको इसके माध्यम से दिखाया गया है। पाषाणकालीन अगर हम गुफाओं की भी यहाँ पर बात करते चलें तो ये पूरा पाषाण युग से संबंधित जो गुफाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं मुख्यतः एक शिकारी प्रवृत्ति की हैं। खाद्य संचय करने वाली एक संस्कृति यहाँ पर आपको मानी जाती हैं। पूरा पाषाणकालीन उपकरणों में देखा जाए तो धारदार पत्थर, चौपर, हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी, भाला, धनुष, तीर आदि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको कठोर क्वार्टाजाइट चट्टान से ये आपको बने हुए पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका के संदर्भ में देखें तो यहाँ पे जो शैल चित्र है नक्काशी से पता चलता है इस काल में शिकार देखा जाए तो मुख्य जीवन निर्वाह के संदर्भ में आपको एक प्रमुख कार्य था, अर्थात जीवन निर्वाह का एक प्रमुख कार्य आपको शिकार करना ही था। पूरा पाषाण काल को 3 चरणों में यहाँ पे विभाजित किया जाता है, जैसे कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल 50,000 से आपको देखा जाए तो 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 5 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व, मध्य पूरा पाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व और उत्तर पूरा पाषाण काल 40 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। एक और यहाँ पे देखिए प्राचीन माया शहर के संदर्भित यहाँ पे कुछ खोज हुई है और इसके कारण ये आपको चर्चा का एक विषय बना। मैक्सिको के पुरातत्वविदों ने देखा जाए तो युकाटन प्रायद्वीप में घने जंगल में एक महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको खोज की है, जिसे प्राचीन माया शहर के यहाँ पर आपको अवशेष मिले हैं। चलिए बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे खोजें हुई हैं प्राचीन माया शहर के संदर्भ में और इसकी क्या विशेषता है। देखा जाए तो मैक्सिको में राष्ट्रीय मानव विज्ञान और इतिहास संस्थान ने ओकोमटुन के अभियान का नेतृत्व किया। इस अनुसंधान दल के द्वारा पूरे क्षेत्र में पूर्व हिस्पैनिक संरचनाओं की पहचान करने के लिए एक हवाई लेजर स्कैनिंग का उपयोग किया गया। इसे ओकोमटुन नाम दिया गया है क्योंकि ये युकाटक माया भाषा में जिसका अर्थ होता है पत्थर का स्तंभ माना जाता है और यह नया खोजा गया शहर कम से कम 250 से 1000 ईस्वी के बीच युकाटन प्रायद्वीप की स्थिति के संदर्भ को दिखाता है।
ये केंद्रीय तराई क्षेत्र का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर ये आप एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो नई यहाँ पर आपको खोज हुई है, ये आपको मेक्सिको के संदर्भ में यहाँ पे ग्वाटेमाला, माया यहाँ पर देखा जाए तो हाईलैंड की स्थिति आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे माया लोलैंड की एक स्थिति आपको देखने को मिलती है, और ये युकाटन आपका प्रायद्वीप भी है। ठीक है, बात करेंगे माया सभ्यता की उन्नत सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं के बारे में। अमूल्य अंतर्दृष्टि को प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध परिष्कृत गणितीय कैलेंडर के लिए भी यहाँ पर आपको माया कैलेंडर प्रसिद्ध रही है। तो माया शहर के बारे में आपने काफी कुछ पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन उससे संदर्भित जो चीजों का हमें रिवीजन करना भी यहाँ पर बनता है। तो चलिए सबसे पहले कुछ प्रमुख खोजों के बारे में माया शहर से संबंधित देखते हैं, क्या क्या यहाँ पे खोज की गई। सबसे पहले देखिए, एक ऊंचे भूभाग की खोज की गई। सबसे आश्चर्यजनक खोजों में से एक आर्द्रभूमि से घिरा एक ऊंचा भूभाग था, जिसे वहां बसने के लिए चुने गए एक विशिष्ट और रणनीतिक स्थान के पैटर्न का यहां पर आपको पता चलता है। दूसरा, मृदभांड आपको पाए गए। इस स्थान पे जो मृदभांड आपको पाए गए हैं, अर्थात मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों का यहाँ पे पता चलता है, और ओकोमटुन जो है 600 से 900 ईस्वी के दौरान यहाँ पर रहते थे। केंद्रीय वेदियां इन्हें ला रिंगुएना नदी के पास खोजा गया, और इनका उपयोग सामुदायिक अनुष्ठानों के लिए यहाँ पर किया गया। तो ये 3 चीजें यहाँ पर आपको खोजी गई हैं। वहीं एक आपको बताते चलें, जो माया सभ्यता है उससे संदर्भित कुछ चीजें, जैसे कि माया सभ्यता के जो लोग हैं मैक्सिको और मध्य अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है, ये युकाटन जो है से उत्पन्न होकर 250 ईस्वी के आसपास वर्तमान में दक्षिणी मैक्सिको, ग्वाटेमाला, उत्तरी बेलीज और पश्चिमी होंडुरास में यहाँ पे प्रमुखता से उभरे थे। माया सभ्यता का जो उदय हुआ वो 250 ईसा पूर्व से शुरू हुआ माना जाता है, और पुरातत्वविद जो है माया संस्कृति को शास्त्रीय काल के रूप में जानते हैं, जो लगभग 900 ईस्वी तक यहाँ पर आपको चली थी। इसके बाद माया सभ्यता सबसे उन्नत और प्रभावशाली संस्कृतियों में से एक थी। उन्होंने लेखन, खगोल विज्ञान, गणित, कला, वास्तुकला और धर्म की जटिल प्रणालियां यहाँ पर आपको उस दौरान विकसित की। उन्होंने पिरामिडों, महलों, मंदिरों और चौक यानी प्लाजा, सबसे प्रभावशाली शहर भी यहाँ पर उनके द्वारा बनाए गए। हालांकि उनके इतिहास एवं संस्कृति के अनेक पहलू यहाँ पे रहस्यमय और अज्ञात अभी भी देखे जाए तो आपको बने हुए हैं। माया सभ्यता के जैसी ही यहाँ पे कई अन्य आपको प्राचीन सभ्यताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान से उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक यहाँ पर आपको फैली हुई है। मेसोपोटामिया सभ्यता जो इराक और तुर्की सीरिया में फैली हुई है। इंकान सभ्यता जो इक्वाडोर, पेरू और चिली में है। एस्टेक सभ्यता मैक्सिको में है। फारसी सभ्यता ईरान में है। प्राचीन यूनानी सभ्यता ग्रीस की, और प्राचीन मिस्र की सभ्यता यहाँ पर आपको देखने को इसमें मिलती हैं। तो ये आज के हमारे सत्र में कला एवं संस्कृत के मासिक करंट अफेयर्स संग्रह में आज के हमारे सारे टॉपिक हमने इसे देख लिए। इन टॉपिक्स को एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टॉपिक ज्यादा नहीं है लेकिन काफी डिटेलिंग से हैं। जीएस और समसामयिक घटनाओं का यहाँ पर एक संकलन के माध्यम से इसको पढ़ाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित चीजों को लेकर यहाँ पर हम वीडियो आएंगे। तब तक के लिए इसे यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिए, रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।